Okay, in this lecture, we will see the concept of impedance matching और we will also study lambda by 4 transformer और इसको हम कभी कभी क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ टू कंडक्टर सिस्टम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज सपोज दैट 50 ओम एंड इट इज़ टर्मिनेटेड विथ 100 ओम। तो यहाँ पे लोड इम्पीडेंस कितना है? 100 ओम है। यदि मैंने L इन्वॉल्व किया है तो इस चीज़ का मतलब क्या है कि मेरा जो लोकेशन होगा वो कहाँ पर होगा? लोड पर होगा। L इक्वल्स टू 0 पर मेरा जो लोकेशन होगा, मेरी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी? लोड पर होगी। अब देखिए L इक्वल्स टू 0 पर लोड पर इम्पीडेंस कितना है? लोड पर इम्पीडेंस कितना है? 100 ओम है। तो आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन का 50 ओम है और लोड इम्पीडेंस कितना है? 100 ओम है। तो क्या दोनों इम्पीडेंस सेम है? नहीं है। दोनों इम्पीडेंस क्या कर रहे हैं? मिसमैच है। दोनों इम्पीडेंस कैसे? मिसमैच हैं। तो क्या यहाँ से लोड से रिफ्लेक्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। जब कभी भी इम्पीडेंस मैच नहीं करता है तो रिफ्लेक्शन ज़रूर होगा। साथ ही साथ ये भी देखिए, एक वेव जो सोर्स से लोड की तरफ आ रही है उसको फॉरवर्ड वेव बोलते हैं, और लोड से यदि सोर्स की तरफ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैकवर्ड वेव बोलते हैं। तो क्या हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड पर निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट किस बात को बताता है? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस बात को बताता है कि लोड और ट्रांसमिशन लाइन में कितना मिसमैच है, कितना डिफरेंस है। तो क्या लिखते हैं हमेशा हम? ZL माइनस जेड नॉट ओवर ZL प्लस जेड नॉट। यहाँ वैल्यू रखिए 100 माइनस 50 अपॉन 100 प्लस 50। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आई? 1/3। तो आपको क्या बात समझ में आई इस पिक्चर से कि जो रिफ्लेक्शन का जो रूट कॉज है, द रूट कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नथिंग बट इट्स अ मिसमैच बिटवीन द इम्पीडेंस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। मान लीजिए ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें इनपुट पावर क्या आई? पी आई क्या आई? इनपुट पावर आई। कुछ पावर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा था, इसलिए क्या हो गया? कुछ पावर क्या हो गई? रिफ्लेक्ट बैक हो गई। लेकिन कुछ पावर कहाँ पे चली गई? लोड पर चली गई। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो इनपुट पावर है, जो इनकमिंग पावर है, एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइड हुई? तो इनकमिंग पावर जो है बेसिकली इन दोनों का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। तो देखिए, मैंने लिखा पी दो भागों में बट गया। किसमें किसमें? रिफ्लेक्टेड पावर में और ट्रांसमिटेड पावर में। ट्रांसमिटेड पावर कहाँ चली जाएगी? लोड के पास चली जाएगी। रिफ्लेक्टेड पावर किधर चली जाएगी? बैक डायरेक्शन पे चली जाएगी। तो आप अच्छे से देखिए कि कभी भी पावर क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। पावर हमेशा क्या होता है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बेसिक डेफिनेशन याद करिए कि रिफ्लेक्टेड इट इज़ द रेशियो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसे बोलते हैं? इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज। अच्छा देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, गामा एल, क्या ये रिफ्लेक्टेड वेव है? बिल्कुल है। क्या ये इंसिडेंट वेव है? बिल्कुल है। तो आप देखिए, रिफ्लेक्टेड वेव ओवर इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव ओवर इंसिडेंट वेव। अच्छा, मैंने यहाँ L की वैल्यू 0 पुट कर दी। L की वैल्यू क्या पुट कर दी? 0 पुट कर दी। यदि L की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी तो आप सोच के देखिए कि L की वैल्यू 0 जब पुट करूँगा तो आप कहाँ पर होंगे? लोड पर होंगे। तो 0 यदि रखूँगा तो यहाँ पे ई पावर 0 क्या हो जाएगा? 1। इधर भी क्या हो जाएगा? 1। तो क्या बचा यहाँ पर? v माइनस डिवाइडेड बाई v प्लस। तो आपने L इक्वल्स टू 0 यदि मैंने बोला है तो L इक्वल्स टू 0 मतलब कि कहाँ पर खड़े होंगे आप? लोड पर खड़े होंगे। तो गामा 0 का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आप कहाँ पर निकाल रहे हैं? लोड पर निकाल रहे हैं। इस चीज़ का ये मीनिंग हुआ। गामा 0 का मतलब क्या हुआ?
L इक्वल्स टू 0 मतलब कहाँ की पोजीशन, लोड की पोजीशन। लोड की पोजीशन पे क्या निकाल रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा बोलूँ, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड। आप साथ साथ देखिए कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट लोड ये किसका किसका डिवीजन है, V माइनस अपॉन V प्लस। V माइनस अपॉन V प्लस ये वोल्टेज का क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब इस बार मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, पावर में इंटरेस्टेड हूँ। तो यदि मुझे पावर चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसका इन दोनों का क्या कर दूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ। तो चलिए मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो यदि स्क्वायर कर दिया तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू V माइनस स्क्वायर अपॉन V प्लस स्क्वायर। तो क्या ये रिफ्लेक्टेड वोल्टेज था, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड पावर। इंसिडेंट वोल्टेज का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पावर। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो रिफ्लेक्टेड पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा L स्क्वायर इंटू PI। गामा L की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1/3। तो इससे क्या बात समझ में आई कि 1/9 टाइम्स ऑफ PI। इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब यह है कि 1/9 पोर्शन क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और 8/9 पोर्शन क्या हो गया, किसको ट्रांसमिट हो गया, ये लोड को ट्रांसमिट हो गया। देखिए पावर कितनी आई थी, PI। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुई, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हुई। कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, 1/9 पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई, तो 8/9 पार्ट क्या हो गई, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्शन की जो वजह है, जो रूट कॉज है वो क्या है, रिफ्लेक्शन की मेन जो वजह है दैट इज़ नथिंग बट इट्स अ इम्पीडेंस मिसमैच। तो अब सवाल ये है कि यदि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम क्या इसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। देखिए उस कंसेप्ट को क्या है, यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन लोड से डायरेक्टली कनेक्टेड थी। तो क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो मैंने क्या किया, इस ट्रांसमिशन लाइन और इस लोड के बीच में एक मैचिंग सेक्शन लगा दिया। उसके बारे में अभी पढ़ते हैं हम। मैचिंग सेक्शन लगा दिया जो कि क्या करेगा, इस मैचिंग सेक्शन का काम क्या है, ये मैचिंग सेक्शन का काम ये है कि ट्रांसमिशन लाइन और लोड में क्या कराना, इन दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैच कराना। यदि इन दोनों के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग हो गई तो मेरा क्या हो जाएगा, पावर का रिफ्लेक्शन कम से कम होगा। तो चलिए देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। फिर से वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, 2 कंडक्टर सिस्टम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम 100 ओम से टर्मिनेटेड था। क्या रिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा है इसलिए इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो आपने देखा था अभी पिछले एग्जाम्पल में कि व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इम्पीडेंस मैच नहीं हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लोड पर निकाले थे, कितना आया था, 1/3 आया था। तो अब देखिए इस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन थी, ये ट्रांसमिशन लाइन मैंने बना दी, ये लोड था, ये लोड बना दिया। इन दोनों के बीच में एक मैचिंग सेक्शन लगाया है, और इस मैचिंग सेक्शन को आप देखिए, इसका लेंथ कितना है, λ/4 है। λ/4 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर वेव। इसलिए इसको कभी कभी लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। देखिए ये इम्पीडेंस कैसे मैच कराता है। आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखिए, आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को आप अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को अच्छे से देखिए। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के इस तरफ कितना ओम है, 100 ओम। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के इस तरफ कितना है, इस तरफ कितना है, 50 ओम। तो आप याद करिए कि जब भी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ λ/4 होती है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ZL इज इक्वल टू Z0 डैश का स्क्वायर, इसका इम्पीडेंस का स्क्वायर, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ZL। ये ZL क्या है, ये वाला Z∠L, ये वाला क्या है, इनपुट पर कितना इम्पीडेंस है, इनपुट पे इम्पीडेंस कितना है, 50। लोड पर इम्पीडेंस कितना है, 100।
तो क्या आप जेड नॉट डैश का स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जेड नॉट डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाई 50 अंडर रूट ऑफ 5000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 ओम के आसपास आ जाएगा। मतलब ये बताना चाहता है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन और ये जो आपका जो लोड है, इसके बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन आप ऐड कर दीजिए, जो कि किसकी तरीके से काम करेगा? मैचिंग सेक्शन की तरीके से काम करेगा। किसकी तरीके से काम करेगा? मैचिंग सेक्शन की तरीके से काम करेगा। इसका लेंथ कितना है? λ/4 है। λ/4 यानी क्वार्टर वेव, और क्वार्टर वेव मतलब इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। बेसिकली यदि आप देखिए तो इस सेक्शन ने क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। बेसिकली क्या किया? ट्रांसफॉर्म किया। कितने को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब यह है किसी भी चीज़ को चेंज करना। तो इस मैचिंग सेक्शन ने 100 ओम को ट्रांसफॉर्म करके कितने पे लेके आया? 50 ओम पे लेके आया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। क्या ट्रांसफॉर्म किया? इम्पीडेंस को ट्रांसफॉर्म किया। किसको ट्रांसफॉर्म किया? इम्पीडेंस को चेंज किया। कहाँ से कहाँ चेंज किया? 100 से 50 लेके आया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर बोलते हैं। लेंथ कितनी है? λ/4, इसलिए हम इसको टोटल क्या बोलते हैं? क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि ये ZL क्या कहलाता है? इनपुट पे। जेड नॉट डैश स्क्वायर क्या है? इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। ZL क्या है? ये लोड इम्पीडेंस है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो कि वाई डू वी से इट्स अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर? बिकॉज ऑफ लेंथ वी से क्वार्टर, बिकॉज इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द इम्पीडेंस फ्रॉम 100 to 50। ये 100 से 50 की तरफ लेके जा रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर बोलते हैं। तो चलिए, इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? देखिए, मान लीजिए ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है और ये लोड से कनेक्टेड है। आपने मैचिंग सेक्शन लगाया और यहाँ से सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी और कुछ ना कुछ वेवलेंथ है। तो मान लीजिए किसी फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ लैम्डा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ लैम्डा है। तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का लेंथ क्या है? λ/4 है। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी f से चेंज करके f1 कर दिया, तो आपका λ1 भी चेंज हो जाएगा, लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। यदि मैंने लैम्डा चेंज कर लिया तो क्या क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का लेंथ नहीं बदलेगा क्या? बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फिर दूसरा क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर आपको लगाना पड़ेगा। आपने f3 फ्रीक्वेंसी ले ली, फिर से लैम्डा चेंज हो जाएगा। फिर तीसरी बार फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको बात क्या समझ में आई कि केवल और केवल सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यदि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया तो आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ केवल ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा? सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड है, मतलब केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। मतलब ये नैरो बैंड डिवाइस है। क्या ये ब्रॉड बैंड डिवाइस है? क्या बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए ये काम कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, केवल एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर पा रहा है। इसलिए इसका जो नेचर है वो कैसा है? नैरो बैंड है। दूसरी बात, इसकी ख़ास बात देखिए कि जब हमने एग्ज़ाम्पल लिया था तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिया था? 100 ओम, यहाँ पे क्या लिया था? 50 ओम। दोनों कैसे नंबर हैं? रियल नंबर है। क्या कॉम्प्लेक्स हैं? नहीं। यही इसका डिसएडवांटेज है कि ये रियल इम्पीडेंस को तो मैच करा लेता है लेकिन कॉम्प्लेक्स को मैच नहीं करा पाता। तो इसका दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये रियल नंबर की इम्पीडेंस मैचिंग करा ले रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स के केस में फेल हो जाता है। तो हम ये बोलते हैं कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर इज़ अ नैरो बैंड डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इम्पीडेंस मैचिंग फॉर द रियल इम्पीडेंसेस, है ना। तो
मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आया होगा। चलिए एक लास्ट चीज़ है, मैं आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर एंटीना के केस में दिखाता हूँ कि ये एंटीना है। आपने कभी एंटीना में यदि रिसर्च पेपर देखा होगा या कहीं पे भी देखा होगा तो ये इस तरीके से कुछ लगा होता है। ये 50 ओम की माइक्रोस्ट्रिप लाइन है। माइक्रोस्ट्रिप लाइन क्या है? बेसिकली एक तरीके का ट्रांसमिशन लाइन है। आप देखिए ये क्या चीज़ है? ये माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना है। पैच एंटीना दोनों के बीच में देखिए λ/4 का कुछ सेक्शन लगा हुआ है। तो सोच के देखिए ये सेक्शन बेसिकली क्यों लगा हुआ है? बेसिकली ये सेक्शन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इम्पीडेंस में मैचिंग करा रहा है। किसके किसके बीच में? ट्रांसमिशन लाइन और एंटीना के बीच में ये क्या करा रहा है? इम्पीडेंस मैचिंग करा रहा है। इसलिए अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए तो इस लैम्डा में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लैम्डा में चेंज आएगा तो फिर से आपको इसकी लेंथ को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? नैरो बैंड डिवाइस बोल रहा हूँ। तो ओवर एंड ऑल यदि मैं इस लेक्चर का कंक्लूज़न बोलूँ तो वो क्या होगा? ओवर एंड ऑल कंक्लूज़न ये होगा कि जो इम्पीडेंस मैचिंग की कहानी है कि इम्पीडेंस मिसमैच कर रहा है तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। L=0 कौन सी पोजीशन कहलाएगी? लोड की पोजीशन। लोड पर आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं ZL-Z0/ZL+Z0। यदि आपने रिफ्लेक्शन हुआ तो अब देखिए कि रिफ्लेक्शन के साथ साथ मैंने क्या बताया कि इसमें इंसिडेंट पावर, रिफ्लेक्टेड पावर और ट्रांसमिटेड पावर में क्या रिलेशन होगा। रिफ्लेक्टेड ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या है? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज टू इंसिडेंट वोल्टेज, इसका स्क्वायर किया था हमने। फिर इसके बाद हमने ये बोला कि 1/9 पोर्शन पावर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी एंड 8/9 पोर्शन पावर क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। रूट कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नथिंग बट इट्स अ इम्पीडेंस मिसमैचिंग। तो फिर हमने क्या बताया? उसका सोल्यूशन बताया। क्या बताया कि आप ट्रांसमिशन लाइन और लोड के बीच में कोई मैचिंग सेक्शन लगा दीजिए। मैचिंग सेक्शन लगाया कितने का? λ/4 का। λ/4 का मैचिंग सेक्शन लगाने के बाद हमने क्या बोला कि हमने ये बोला कि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसकी लेंथ कितनी है? λ/4 है, जो कि 100 ओम को ट्रांसफॉर्म करके कितने में लेके जा रहा है? 50 ओम में लेके जा रहा है। तो इसलिए हम इसको लेंथ की वजह से क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्म करने की वजह से इसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसलिए टोटल जो बोलते हैं क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर। आप याद करिए कभी भी ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ यदि λ/4 हो तो इम्पीडेंस हम इस तरीके से निकालते हैं। ये एक λ/4 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो वेवलेंथ आपका चेंज हो जाएगा। वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको डिफरेंट क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि बात आपको क्या समझ में आई? ये एक तरीके का नैरो बैंड डिवाइस है जो कि एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए काम कर रहा है। दूसरी बात हमने ये बोली थी कि ये सिर्फ रियल इम्पीडेंस को मैच कराता है। और फिर मैंने एक आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का एक एग्जांपल दिया कि ये जो सेक्शन लगा रहता है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये ट्रांसमिशन लाइन और पैच एंटीना के बीच में इम्पीडेंस मैच करा रहा है। तो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।